कीमत, रेट, मूल्य, कीमत शब्द कहने पर या रेट कहने पर जनरली हम लोग उसे एक करेंसी के रूप में स्वीकार करते हैं, एक जो चलन के रूप में, रुपी, डॉलर, यूरो के रूप में स्वीकार करते हैं। दिनार, रूबल, ये अलग अलग फॉरेन करेंसीज है, इंडियन करेंसी रूपी, रुपया। पर आंतरिक जो भाव है, आंतरिक जो मूल्य है, उसको प्रतिभाषित करने के लिए या निरूपण करने के लिए बाहर ऐसा कोई सिंबल नहीं है, ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि जिसके द्वारा ये कहा जा सके कि मेरा मूल्य इतने डॉलर गिर गया या मेरा भाव इतने यूरो बढ़ गया। वो तो आंतरिक परिणामों की बात है ना। बाहर तो पता लगे इस वस्तु का मूल्य इतने रुपए गिर गया है, इतने रुपए बढ़ गया। और जैसे बाहर के जो भाव हैं, बाहरी वस्तु के जो भाव हैं, डिमांड एंड सप्लाई, जो भैया ने कहा मांग और पूर्ति के सापेक्ष, तो डिमांड एंड सप्लाई के अनुकूल रहकर उसमें बढ़ती घटती होती है। आंतरिक भाव भी पर के निमित्त से बढ़ते घटते हैं। अगर पर का निमित्त ना मिले, प्रभाव ना हो, अभाव ना हो, विभाव ना हो, दुर्भाव ना हो, तो आपकी आंतरिक विशुद्धि में अंतर नहीं आएगा। अगर आप स्वभाव में आ जाएंगे तो, पर स्वभाव का मूल्य भी ये प्रभावों से, अभावों से प्रभावित हुए बिना नहीं पता चलता। वास्तविक मूल्य तो किसका है? जीव का है। और हमने आज तक उसको जानने का ही प्रयास नहीं किया। हमेशा दूसरों को देखकर विभावों में उलझते रहे, परभावों में उलझते रहे, प्रभावों में उलझते रहे, लेकिन कभी पर के बीच में स्व को देखने का प्रयास ही नहीं किया। और पर को देख के आपने समझा कि मैंने स्व का भाव गिरा लिया, स्व का भाव लगा लिया, यानी स्वभाव लगा लिया। पर कभी पर को देख के स्वभाव का मूल्य, स्वभाव आ ही नहीं सकता। जब तक आप दूसरे के सापेक्ष में रहेंगे, दूसरे को ही महत्व देते रहेंगे, तब तक आप स्व का महत्व यानी स्वभाव को नहीं जान पाएंगे। ये निश्चित है। क्योंकि आपने हमेशा कीमत किसकी करी? इस व्यक्ति की करी, इस व्यक्ति की करी, इस व्यक्ति की करी, इस व्यक्ति की करी। स्व की कीमत तो करी ही नहीं। और स्व में भी किसकी नहीं करी? इस शरीर की तो करी। शरीर के जो लगने वस्त्र है, चप्पल है, जूते हैं, चश्मे हैं, पुस्तक है, उसकी कर ली। लेकिन जो वास्तविकता में स्व था, जो आपका बीज था, जो आपका जीव था, यानी कि आत्मा था, सोल था, उसकी कीमत नहीं करी। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको हमेशा आपके साथ रहती है ना, उसकी कीमत नहीं होती। पर वो इतनी सुलभ नहीं है, इतनी सुलभ नहीं है। आपके साथ हमेशा है, पर आप नहीं जानते कि वो मेरे पास है। जैसे वो मृग होता है ना, उसके अंदर कस्तूरी होती है, वो कस्तूरी के पीछे पीछे भागता है, पर
स्वयं को नहीं देखता। कस्तूरी कहाँ लगी हुई है? उसकी नाभि में लगी हुई है, और सुगंधी उसको वहीं से आ रही है, पर वो अज्ञानी की तरह इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, पर खुद के अंदर देखने का प्रयास नहीं करता। वही आपके अंदर भी कस्तूरी है, पर आपने वो कस्तूरी इसमें देख ली, इसमें देख ली, इसमें देख ली, पर स्वयं के अंदर देखने का प्रयास। उस जीव की वजह से मेरे भाव गिर गए, उस छिपकली को देख के मुझे डर लगा, उस गाय को देखकर मैं डर गया, उस मगरमच्छ को देखो कितना हिंसक है, उसको देख के मेरे भाव खराब हो गए। पर हर एक के अंदर बीज तो वही है, हर एक के अंदर जीव तो वही है। और हमारे साथ में सबसे बड़ा विकल्प ये लगा हुआ है कि हम अनादि से एक भाव के साथ जी रहे हैं, और जब तक वो भाव रहेगा वहां तक हम स्वभाव में आ ही नहीं पाएंगे। कौन सा भाव? क्षयोपशमिक भाव। आप देखें, क्षयोपशम की खूबियत है कि वो हर चीज को धुंधला करता है। आपके पास जो ज्ञान है धुंधला है, दर्शन है धुंधला है, चारित्र है धुंधला है, अरे मिथ्यात्व भी धुंधला है। क्यों? एक स्थान पर टिकता नहीं, कभी इधर सिर लगा रहा है, कभी उधर सिर लगा रहा है। मिथ्यात्व भी धुंधला है। मिथ्यात्व धुंधला होना अच्छी बात है कि चलो कभी ना कभी जाएगा, लेकिन वो उस प्रकार से धुंधला नहीं है, उतना कमजोर नहीं है, बस आपको भ्रमित कर रहा है। और क्षयोपशमिक की खूबियत है कि वो प्रमाण का ज्ञान नहीं होने देती, और प्रमाण रूप जो प्रमाण के जो अंश है नए, उसका भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं होने देती। यानी कि प्रमाण यानी एक चित्र समझना, नए यानी उसके अंश, वो एक अंश का भी पूरा ज्ञान नहीं होने देती। कभी इस छोर पे, कभी उस छोर पे, इधर देखोगे तो ये छूट जाएगा, इधर देखोगे तो ये छूट जाएगा। एक साथ में क्या लाइन में खड़े हुए 100 व्यक्तियों को देख सकते हो? पहले को देख रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, तीसरे को देखोगे तो पहला दूसरा छूट जाएगा। तब जो 100 की 10 लाइन है, यानी कि जो एक चित्र है, उसको देख पाओगे? कैसे देख पाओगे एक साथ? अगर सामने एक ये चित्र लगा हुआ है, इसको देखना है तो भी पहले ए देखा, फिर बी देखा, फिर सी देखा, इस प्रकार से देखना पड़ेगा आपको। ये और ए के अंदर भी एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर एक चित्र है, उसको देख रहे तो ए छूट जाएगा, ए के नीचे क्या लिखा है वो छूट जाएगा, पूर्ण ज्ञान नहीं होने देगा। यही खूबियत है कि हम प्रभाव में जी रहे हैं, ये दिखा रहा है। और क्षयोपशम ज्ञान है वो आपको मजबूर करता है, क्षयोपशम भाव है वो आपको मजबूर करता है कि आप प्रभावित रहे, स्व से अभावित रहे, पर से प्रभावित रहे और स्व से अभावित रहे। ये मजबूर करता है आपको। दूसरे को देख के आप प्रभावित हो जाते हैं कि उसने मेरे भाव को अच्छा कर दिया, उसने मेरे भावों को खराब कर दिया, पर उसने आपको स्वभाव में नहीं आने दिया कि मैं क्यों दूसरों को देख के खराब हो रहा हूं, स्व को देखूं। कोई मेरे भाव को प्रभावित या अभावित कैसे कर सकता है? कोई मेरे मूल्य का अंकन यानी मेरा मूल्यांकन कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? ये क्षयोपशमिक भाव की खूबियत है कि उसने आपका अधिकार आपके हाथ में से लेकर आपने स्वयं दूसरे के हाथ में दे दिया। भैया बताना मैं कैसा लग रहा हूं? भैया बताना मैंने कैसा बोला? मेरी आंसर से ठीक है या नहीं, आप बताना। अरे लेखक खुद लिखने के बाद प्रूफ रीडिंग दूसरे से करवाता है।
जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं ना बेटा, वो पुस्तकें वो दूसरे से प्रूफ रीडिंग करवाता है, कहीं कुछ गलती तो नहीं। मतलब ये क्षयोपसम भाव की खूबियत है कि वो आपको दूसरे के आश्रित रहने पे मजबूर करता है। देखिए ना आप भाई, कहते हैं ये बहुत बड़ा लेखक हो गया, लेकिन देखोगे तो उसकी लेखनी यानी उसके द्वारा जो लिखा गया है वो किसी और के द्वारा प्रूफ रीड किया गया है। तो फिर और उसने गलती बता दी, अरे रे रे मेरे से तो ये गलती हो गई। अरे भैया, जब तक क्षयोपसम में है वहां तक गलती होती रहेगी, वहां तक तू पराश्रित रहेगा, लेकिन दूसरे के कारण प्रभावित होकर स्व से अभावित मत हो। कोशिश कर स्वभाव में आने की, और स्वभाव में आने का प्रयास करना ही क्षायिक भाव में आना, पारिणामिक भाव में आना है। पर हम हर चीज का श्रेय, मैंने पहले भी कहा था, हम अपनी हर चीज का श्रेय दूसरे को देना चाहते हैं। हम अपनी छोटी छोटी क्रियाओं के लिए दूसरे पर आधारित रहना चाहते हैं। बच्चा माँ के ऊपर आश्रित है, पति पत्नी के ऊपर आश्रित है, पत्नी पति के ऊपर आश्रित है। बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ कहती है कि ये चला गया तो मेरा क्या होगा। दादी कहती है कि मेरे बेटे के बिना तो मैं रह नहीं सकती। रोगी कहता है औषधि के बिना मैं रह नहीं सकता। ये क्षयोपसम भाव है जिसने हमें आज तक पराश्रित प्रभाव में रहने के लिए मजबूर करा है, हमेशा स्व से, स्वभाव से अभावित किया है। और हम क्या कहते हैं कि मेरा ज्ञान का क्षयोपसम बढ़ता रहे। कभी ये नहीं कहते कि मैं क्षायिक ज्ञान की स्थिति में आ जाऊं। क्षयोपसम बढ़ाने की बात करते हैं, कभी भी ये नहीं कहते कि जो आवरण है वो पूरा नष्ट हो जाए। कभी केवल ज्ञान पाने की बात नहीं करते, हमेशा लक्ष्य नीचा ही रखते हैं। यही है पर के आश्रित रहना, पर के सापेक्ष स्वयं को आंकना। यही कहते हैं ना, अरे मेरा भी क्षयोपसम उसके साथ। अरे भैया तू कहे मेरा क्षयोपसम ना हो, अब क्षायिक हो जाए केवली भगवान की तरह, अब क्षयोपसम ना हो, क्योंकि अनादि से तो क्षयोपसम में ही रहता आया हो। अभी भी क्षयोपसम बढ़ाने की बात कर रहा है, क्षायिक में आने की तो बात ही नहीं कर रहा। विचार करें ना हम, जबकि क्षायिक शुद्ध है। यह कह सकता हूं कि अभी प्राप्य नहीं, अभी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कदम तो चल सकते हैं ना। और यह भी निश्चित है कि क्षयोपसमिक के माध्यम से ही क्षायिक तक पहुंचा जाएगा। लेकिन क्षयोपसमिक को ही बढ़ाने की बात की जाए, पर सापेक्षी बात की जाए, यह भी ठीक नहीं। क्योंकि हमेशा दूसरे के आश्रित रहना यानी दूसरे को स्वयं से ज्यादा महत्व देना, दूसरे को स्वयं से ज्यादा महत्व देना। और दूसरे को स्वयं से ज्यादा महत्व देना यानी कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक मानसिक बीमारी। ठीक है ना, यही होता है ना, हम अपने आप को नीचा मानने लगते हैं। स्कूल में नंबर कम आए, उसके ज्यादा आए तो हम सोचते हैं अरे यार वो मुझसे बड़ा है, इंफीरियर होने, इंफीरियरिटी फील करता है। होता है ना ऐसा ही, अरे वो तो टॉपर है, वो टीचर के पास जा सकता है। यही इंफीरियरिटी है। और ये इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी सब कुछ
क्षय उपशम की वजह से है। सुप्रीम होने का प्रयास नहीं करते, सुपीरियर, इंफीरियर, सुप्रीम नहीं होते। अगर क्लास में हम टॉपर हो गए तो सुप्रीम नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ये सारे मुझसे नीचे है। ये नहीं सोचते कि मैं अपने स्वभाव में आ गया, ये कभी नहीं सोचते। यहां बैठ के सोचते हैं हम तो सुपीरियर है, सारे नीचे बैठे सब इंफीरियर है। क्यों? मैं ऊपर बैठा हूं ना, मेरे पास सब कुछ ज्यादा है, चाहे वो चारित्र में 0 हो, चाहे वो दर्शन में 0 हो, चाहे वो ज्ञान में 0 हो, कॉपी करके आया हो चाहे वो, पर यही खूबियत है पराश्रित रहने की। और जहां उसको शेर से सवा शेर मिला, बस खत्म। विचार करें कि हम अनादि से क्षयोपशम भाव में ही जीते आए हैं, और आगे भी अगर क्षयोपशम भाव में ही जीना है तो बहुत रास्ते हैं। पर खाली हाथ हिलाते नहीं 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 जीना, लेकिन बात तो यही करते मेरा क्षयोपशम बढ़ जाए। ये नहीं कहते कि अगले भाव में मैं क्षायिक भाव में पहुंच जाऊं, ये नहीं कहते। अभी भी कॉम्प्लेक्स कर लेते, उसका क्षयोपशम बहुत अच्छा है। अरे भैया क्षयोपशमी है, क्षायिक नहीं है। और क्षायिक हो जाए तब तू प्रार्थना करना कि मेरा भी क्षायिक हो जाए। यही क्षयोपशम की खूबियत है कि वो आपको सब एक ही लेवल के हैं, लेकिन फिर भी अंदर अंदर कॉम्प्लेक्स करवाता रहता है। और यही मानसिक बीमारी है, कॉम्प्लेक्स करवाता है वो। विचारना होगा हम सबको, अब प्रभाव में ही जीना है, अभाव में ही जीना है, या उसके माध्यम से स्वभाव में आना है। क्योंकि कई बार प्रभाव के द्वारा भी और अभाव के द्वारा भी स्वभाव में आया जा सकता है। किसी को प्रभाव से प्रभावित हो गए और खुद में उसका अभाव देखा तो कमी दूर करूं, मैं अपनी स्वभाव में आने का प्रयास करूं, अपने मूल्य को, अपना मूल्यांकन करने का अधिकार मैं किसी और को ना दूं। मैं स्वयं का मूल्यांकन स्वयं ही करूं। मेरा मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हो? कोई कर सकता है क्या मेरा मूल्यांकन? मेरे आंतरिक भावों का मूल्यांकन तो मैं स्वयं ही कर सकता हूं। फिर आपने कैसे कहा कि उसके अपेक्षा मेरे भाव खराब हो गए, उसकी वजह से मेरी भाव बढ़ गए? कैसे कह सकते हैं आप लोग ऐसा? कोई भी कहेगा और आप मान लेंगे हैं? अपन तो अपनी चलाते ही नहीं, इसीलिए तो क्षयोपशम में जी रहे हैं। अपनी चलाते तो क्षयोपशम में थोड़ी जीते, फिर तो क्षायिक भाव आया था। विचार करना पड़ेगा हमको कि हमारी स्थिति क्या है। तो अब इस क्षयोपशमिक भाव को छोड़े और क्षायिक में आने का प्रयास करें। नहीं तो क्षयोपशम में ही जीना है तो बहुत सी गलियां हैं, कोई बात नहीं, और वो गलियों में ही भटक रहे हैं और भटक जाएंगे और भटक जाएंगे। धुंधला जो है ना वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। आप किसी सीसी को आगे रख दे और सीसी को आगे रख के उसमें से देखेंगे तो वो आपको कभी सीधा नहीं दिखाएगा, चाहे उसके अंदर पानी साफ ही होगा, तिरछा ही दिखाएगा। तो उस दर्शन को, क्षयोपशम को हटाने का प्रयास करें, उस चश्मे को, उस लेंस को हटाने का प्रयास करें जो आंखों में लगा हुआ है, जो आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में लगा हुआ है, जिसने आपके भाव को दूसरे के सापेक्ष कर दिया है कि उसका भाव अधिक है इसलिए मेरा भाव कम है, उसकी डिमांड ज़्यादा है इसलिए उसका भाव ज़्यादा है, उसकी डिमांड कम है इसलिए उसका भाव कम है। भाव तो वही है। सोना किस चीज़ की अपेक्षा रखता है? सोने को डिमांड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है।
चांदी को डिमांड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, उसका भाव तो उसकी अपेक्षा से ही बढ़ता है और उसकी अपेक्षा से ही घटता है। सोना तब भी 24 कैरेट था और आज भी 24 कैरेट है, बाहरी मूल्य कुछ भी हो। सोना तब भी कीमती था, आज भी कीमती है। सोना तब भी देश के विकास में कार्यकारी था कि भैया ये देश विकासशील है या विकसित है, और आज भी उतना ही कीमती है। तो आप स्वयं के लिए कीमती है, बाकी दूसरे के लिए हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे के लिए कीमती होना मतलब क्षयोपशम, और स्वयं के लिए कीमती होना मतलब क्षायिक। और जो स्वयं के लिए कीमती है वो सबके लिए कीमती है, और जो दूसरों के लिए कीमती है और स्वयं के लिए कीमती नहीं, वो किसी के लिए कीमती नहीं है। तो अपनी कीमत स्वयं करो, दूसरे के हाथ में थर्मोमीटर मत दो, दूसरे के हाथ में मापदंड मत दो कि भैया तू चेक कर, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरा ज्ञान कैसा है, मुझे आता है कि नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे को कैसा लगे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो सभी लोग प्रयास करें, अपना मूल्यांकन स्वयं करने का प्रयास करें, ठीक है ना। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादशा